बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। आज का विशेष नमन एवी रामास्वामी पेरियार नायकर को है, जिस वंश के लोगों ने आज ये कार्यक्रम कराया है। वंश में इसलिए कह रहा हूं, हालांकि अम्बेडकरवादी लोग वंश और जाति में विश्वास नहीं रखते। वंश में इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है मेरे इन शब्दों से आपको चोट लगे और आप अपने पुरखों के, अपने दादाओं के इतिहास को पढ़ना शुरू करें कि आप हैं कौन। जिस दिन आपने जानना शुरू किया कि आप हैं कौन, कहां से आए और क्या करते थे, क्यों करते थे, तो मुझे लगता है कि इस परिवर्तन को करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी प्रोफेसर साहब कह रहे थे यहां खड़े होकर के, वो आप खुद ब खुद करना शुरू कर दें। माता अहिल्याबाई होलकर राजसी परिवार की नहीं, लेकिन राजसी परिवार के रहते हुए भी उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कि शायद अभी हम उनको ना तो सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना ही पढ़ पा रहे हैं। तो इन महापुरुषों को भी नमन। गुरु रविदास जी की 2 लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा और मुझे आशा नहीं, उम्मीद है प्रोफेसर साहब उन 2 लाइनों में बहुत सारी चीजें समझेंगे जो आप कहना चाहते थे, वो इनमें समझेंगे। गुरु रविदास जी कहते हैं कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास। ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं उनको इधर उधर प्रवास। सीधा सीधा मतलब है कि मौजूदा सरकार जिस राजनीति को यहां सांप्रदायिकता के आधार पर, जाति के आधार पर स्थापित करने में लगी हुई है, वो लगातार जाति धर्म के नाम पर हमें तोड़ रही है। जैसे जब चुनाव आता है तो हम उस समय हिंदू होते हैं, बड़ी मजबूती के साथ हिंदू बन जाते हैं। हर कोई आता है, कहता है भाई हम हिंदू हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब नौकरियों की बात आती है, जब अधिकारों की बात आती है, जब अच्छी ठेकेदारी की बात आती है, तो समय पाल प्रजापति, कश्यप कुमार, गडरिये, जाट, धोबी, नाई, गुजर, चमार, चुड़ैये हम लोग हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहता, आप इस चीज को भांपिए, हमारे पुरखों ने सहा है। अभी जी 60 साल की बच्ची का जिक्र कर रहे हैं ना सब लोग, तो 60 साल की बच्ची की पूरी कहानी में बताता हूं आपको। उस बच्ची का रेप हुआ, रेप होने के बाद पुलिस प्रशासन हिल गया और हिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया, न्याय के लिए जो करना चाहिए। मुकदमा दर्ज किया, पोक्सो लगी और पोक्सो लगने वाला जेल गया। लेकिन जैसे ही ब्रजेश पाठक जी मुख्यमंत्री का नाम है, जैसे ही पाठक साहब को पता लगा कि मेरे सजातीय लोगों को पोक्सो में जेल भेज दिया गया है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट बदल दी गई। 3 दिन के अंदर अंदर वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जेल से छोड़ दिया गया और जिस बेटी का रेप हुआ था, उस बेटी के परिवार को, उसका बाप, उसका भाई, उसका चाचा को जेल भेज दिया गया। ये है असली कहानी वहां कि 24 घंटे में पुलिस ने एक रेप पीड़िता बच्ची को अन्याय करने वाला बना दिया। अब आप सोचिए ना, अब आप सोचिए, आपकी आबादी, हम सबकी आबादी, हमारे पुरखों ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। सोचा कभी आपकी संख्या कितनी है, कहां काम रहते हैं, क्या क्या हमारी व्यवस्थाएं हैं, इस देश की जमीन में कितना हमारा हिस्सा है। और नहीं है तो क्यों नहीं है कि धर्म के नाम पर डंडा उठाने के लिए हम हैं, हम जाति के नाम पर पिटने के लिए हम हैं, रेप होते हमारी बेटियों को से देखने के लिए हम हैं। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो हम कहां चले जाते हैं, कहां जमीन बढ़ जाता है। जिन लोगों ने जानकारी हासिल की वो लोग आगे की ओर बढ़ गए। मैं पाल राजवंश पढ़ रहा था, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उनका राज रहा। बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा उस वंश के विषय में, कहूंगा तो कल बड़ी बड़ी न्यूज छपाई पर उन्होंने ये कह दिया। पढ़ना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि आप कौन थे, तुम्हारे पुरखों ने किया क्या। अगर हम ये भी नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होगा। हम ये भी रामास्वामी पेरियार का नाम तो लेते हैं, आप जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने आडंबरवादी सत्ता को चुनौती दी, खड़े होकर के स्पष्ट भाषा में कहा कहीं कोई कुछ नहीं है, और जिस पर जो फाड़ दो। कब कहा, जब यहां आडंबर के नाम पर हम इतना बड़ा तांडव था कि हत्या कब हो जाए ये नहीं पता था।
हम तो उस वंश के लोग हैं, और हम उस वंश के लोग होते हुए भी अपने इतिहास को नहीं खंगाल रहे, नहीं छाड़ पा रहे हैं। गुलामगिरी की बात चल रही थी, मैं लिख कर देता हूँ, हाथ खड़े कराऊंगा तो मुश्किल से एक आध व्यक्ति होगा जिसने गुलामगिरी पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी नहीं होगी भाई। मैं ये भी लिख कर देता हूँ कि हाथ खड़े कराओ, ईवी रामास्वामी परिहार कितने लोगों ने पढ़ा? नहीं पढ़ा। हाँ, गणेश सिंह यादव ने ईवी रामास्वामी परिहार को पढ़ा, देश को हिला दिया, सुप्रीम कोर्ट को झुका कर नया खड़ा कर दिया अकेले आदमी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की यूनिवर्सिटियों में कितने प्रजापति, पाल, कश्यप कुमार, कहार, धोबी, नाई, खटीकों के वो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कितने हो गए प्रोफेसर साहब? हैं तो एक दो। नगण्य भाषा में है, जैसे पूरे इस पेज पर एक पेन की नोक से चिन्ह बना दिया जाए, इतनी भी जनसंख्या में नहीं है, समझे? और जब तक आपकी हिस्सेदारी वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्या खाना आपका बताओ मुझे? मजदूरी करके कमाना, थोड़ी सी ठेकेदारी करना, या छोटे छोटे काम करके अपना परिवार चलाना, यही उत्थान है क्या? और अगर यही उत्थान है तो वो लोग कहाँ हैं जिनकी कई कई हजार करोड़ का टर्नओवर महीने का और साल का है? वो लोग कहाँ हैं? समझो, हम तो इंसान है, जानवर भी जो है ना अपने अधिकार के लिए लड़ता है। कुत्ता देखा आप लोगों ने? जब रोटी दी जाती है दूसरा कुत्ता तो लड़कर कहता नहीं मेरा भी अधिकार इसमें है, और हम इंसान लड़ना भी नहीं सीख रहे हैं। हम तो दूसरों की लाइन पर चल पड़े। मैं तो जब ये शब्द देखा गडरिया सदस्यता अभियान, मैंने कहा, मैंने भाई ये क्या है? हमारी असली पहचान तो यही है। और मैं भी पूछ लूं ना कि कितने लोगों के ऊन के काम है? क्यों आज करोड़ों का इनकम है ना उसमें? कितने लोगों के ऊन के काम है? जैसे मैं जब दलितों में जाता हूँ, खासतौर जमाना जाति के लोगों में जाता हूँ, बैठा में जाता हूँ, सब कितने लोगों के जूतों के काम है? नहीं भैया, बनाते तो है, हमारा काम नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कितने लोगों का उनका काम है, तो परसेंटेज में एक आधा आदमी दिख गया, वो भी देख मिला। क्यों? आज की करोड़ों की इनकम है, जो उनकी उनसे कपड़े वो कर रहा है, करोड़ों की इनकम है, वो सब काम कितने ले लिए उन्होंने? जब उसमें इनकम नहीं थी तो हम थे। अब मैं पूछ लूं माछाई कितने लोगों का काम है? भाई भेड़ बकरी का मांस भी तो बिकता है ना, तो कुछ नहीं में लगा, उनकी तो हड्डियां भी बिकती है। वो किसके पास चले गए सारे? आज करोड़ों की इनकम उनके पास चले गए जो विरोधी है। बस बीजेपी ने हमें झंडा दे दिया कि हिंदू धर्म का झंडा उठाओ और कूदते फिरो। ना हमारी शिक्षा पर ध्यान देना, ना हमारे व्यापार पर ध्यान देना, ना किस पर। जिन ओबीसी समाज के लोगों ने आर्टिकल 340 न पढ़ाओ, खासतौर से जो यहाँ युवा बैठे हैं, वो आर्टिकल 340 पढ़े कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को अधिकार देने से पहले यहाँ के पिछड़ों के लिए अधिकार लिखे थे कि आर्टिकल 340 है, और इतनी शक्ति पैदा करना कि जो मरी चाहिए देश को प्राप्त करने। हम लोग सो रहे हैं, लड़ना ही नहीं चाहते। अगर मंडल कमीशन यहाँ ना आया होता, काशीराम साहब और उस समय के लोग ना लड़े होते, ये जो आरक्षण के नाम पर 27% की भीख जो बैकवर्डों को दी गई समझे हो, तो आज छोटी मोटी नौकरी पर ना होते, ना ही तो पुलिस में प्रोफेसर बन पाते, ना ही पुलिस में भर्ती हो पाते, ना ही कई और छोटे मोटे काम हो पाते, अगर वो मंडल कमीशन के तहत वो चीजें लागू न हुई होती। इस पर सवाल पूछने की हिम्मत किसी में है नहीं। मैं आपको बताऊं, वहां रामरेड्डी का देखो पाल समाज का नेता है, सर एमपी है, उसकी इतनी ऐसा नहीं बड़ी कि वो इस बेटी के लिए खड़ा होकर कहता नहीं गलत हुआ, इसलिए बराबर मानना मेरी बात का। काशीराम साहब कहते थे कि वो लोग तुम्हें ताकत तो दे देंगे, वो लोग तुम्हें मंत्री मुख्यमंत्री एमपी बना देंगे, लेकिन जब तुम्हारे अधिकारों की बात आएगी, तुम्हारे लिए न्याय की बात आएगी, तो वो तुम्हें गली का कुत्ता बना के छोड़ देंगे, गले में पट्टा डाला हुआ था तो एक छोड़ देंगे। तो हमें भी तो सीखना पड़ेगा ना, या नहीं सीखना पड़ेगा? हमारा खान पान एक, रहन सहन एक, चाल चलन एक, रंग रूप एक, तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन अपना कौन पराया, कौन कर सकता है और कौन जाकर तल में चाट सकता है। इतनी तो मुझे उम्मीद है कि जगदीश पाल जैसे नेता, भाई गोविंद पाल जैसे नेता, शिवपाल जैसे नेता, ये किसी के तल में नहीं चाटते, क्योंकि जब इनके गले में नीला पड़ना पड़ा तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। कमल भाई ने तो फोन कर भी दिया होगा, अगर ये सूचना मेरे पास थी मैं फोन ना करता, मैं शिवपाल को जाकर मैं कहा कोतवाल से एसएसपी जाके भिड़ जा, पहले लड़ जाकर खेला, ठीक है, जब तेरे बार मुझे बताया कि फिर आए भी हमारे बताइए क्या बात है आपके साथ। लेकिन ये टूटता भाई बनेगी कैसे?
शिक्षा हासिल हम लेंगे नहीं, इतिहास को हम पढ़ेंगे नहीं, जानकारी हम निकालेंगे नहीं, हम कौन है ये समझेंगे नहीं, हमें कहाँ किसके साथ खड़ा होना चाहिए ये समझ आएगा नहीं। भाई के साथ खड़ा होना चाहिए, दुश्मन के साथ खड़ा होना चाहिए, भाई के साथ होना चाहिए ना। इतिहास पढ़ना शुरू करो, अपने आप पता लगेगा दुश्मन कौन है। ये जो लोग आज देशभक्ति का ढंढेरा पीट रहे हैं ना कि देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति, सड़क पर चिल्लाने से देशभक्ति आती है क्या? एक नेता हुए हैं चौधरी चरण सिंह साहब, प्रधानमंत्री, उन्होंने एक लाइन में देशभक्ति वाली थी, क्या होती है कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से गुजरता है। यानी कि भारत की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ का सर्वहारा समाज है, किसान मजदूर समाज और इनकी बढ़ जाए, उसे रोटी कपड़े मकान की चिंता न रहे, तब तक इस देश की उन्नति नहीं हो सकती। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है कि यहाँ की गरीबियों को खत्म करो, यहाँ को पिछड़े को अधिकार छीन लो, यहाँ के दलितों को बोलने मत दो, यहाँ के मुसलमान को रोटी मत खाने दो, ये देशभक्ति है। इतिहास जानते नहीं, वो क्षेत्र है जहाँ खड़े में जवाहरलाल की लड़ाई चल रही थी, सहारनपुर से लेकर मेरठ तक उलेमाओं को सिर लटके हुए थे, यहाँ के मुसलमानों के मुस्लिम उलेमाओं के सिर पेड़ों पर लटके हुए थे। और यहाँ जाट गुजरों ने, यहाँ पाल कश्यप प्रजापतियों ने, इन्होंने आंदोलन में, पूरे आजादी के आंदोलन की बात कर रहा हूँ, इन्होंने आजादी के आंदोलन में तन मन धन अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। याद किसी जगह में है कोई गाना नाम याद नहीं होगा, क्योंकि इतिहास को इतनी अच्छी खूबसूरती से दफनाया जा रहा है कि इतिहास को उठने नहीं दिया जाता। मैं तो चीख चीख कर कहता हूँ, ये आंदोलन जिसको हम चला रहे हैं, ये आंदोलन बैकवर्ड का आंदोलन है, ओबीसी समाज का आंदोलन है। आज ओबीसी समाज इस आंदोलन को छोड़कर दूसरे लोगों के आंदोलन को मजबूत कर रहा है। जिस दिन ओबीसी समाज की समझ में आ गया कि उसके पुरखों का आंदोलन कोई चला रहा है, तो भीम आर्मी चला रही है, उस पुरखों के आंदोलन को चला रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद चला रहे हैं, उनके नेता चला रहे हैं। तो मैं लिख कर देता हूँ, भीम आर्मी के नेता आपके घर आकर पैर में आपके पूछना शुरू करते हैं, अयूना का भाई पता क्या करना है, लिख कर लिखवा लेगा उत्साह। लेकिन हम, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि हम बिना जानकारी के ही ताज न उठाकर चल सकते हैं। साथियों, युवाओं, एक चीज समझो कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, गरीबी का। अगर आपके घर में नौकरी होगी, आपके घर में शिक्षा होगी, तो आप किसी पड़ोस के व्यक्ति के साथ लड़ भी सकते हैं। और अगर आपके घर में रोटी नहीं है, आपके घर में शिक्षा नहीं है, आपके घर में पैसा नहीं, इनकम नहीं है, तो आपके पड़ोस में चाहे मुसलमान रहता हो, चाहे हिंदू रहता हो, चाहे बौद्ध पारसी सिख ईसाई रहता हो, तो आप इसे लड़ना तो छोड़िए, सिर्फ देखने की हिम्मत आपकी नहीं है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले रोजगार चाहिए। उसकी बात बीजेपी करेगी नहीं। बीजेपी की सरकार है, बताओ नहीं है क्या? ये मेन जगह नाम है, ये मेन कस्बा है जहां पर हमें बाहर पानी का आलम देखा क्या है? बारिश में पानी का आलम देखा ना? कभी सोचा ऐसा क्यों है? ये तो नहीं सोचा, पर हमने सोचा बारिश हुई, पानी भर गया, बात खत्म। नहीं, हर जगह शिविर बनता है, डाटा इकट्ठा होता है, पैसे इकट्ठे होते हैं, सरकारी योजना के तहत प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी कि यहां से बाहर तक की सड़क का एक समीकरण बताता हूं आपको। यहां से बाहर तक मुश्किल से मुश्किल 40 मीटर सड़क होगी है। इस सड़क के लिए 26 जनवरी 1950 के बाद जो जो चुनाव हुए हैं, इस सड़क के लिए हर बार पैसा सेशन हुआ हो। सबसे छोटी इकाई होती है मेंबर का चुनाव, गांव के मेंबर का चुनाव होती है ना। उससे बड़ी इकाई होती है बीडीसी का चुनाव, नगर में होती है पार्षदी का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, विधायक का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव और फिर राष्ट्रपति का चुनाव। ये सब वो चुनाव है जो आपके क्षेत्र के बजट के लिए, जहां से पैसा सेशन होगा। प्रधानमंत्री पैसा आता नहीं आता, गली घुड़ने के लिए आता है ना, ब्लॉक प्रमुख बनता है, गली घुड़ने के लिए पैसा आता नहीं आता है। जिला पंचायत सदस्य जितना पैसा आता नहीं आता है जिला पंचायत के पास गली घुड़ने के लिए। जिस क्षेत्र का विधायक होता है, वहां के विधायक का अपना निधि होता है, नहीं होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपना निधि होता नहीं होता है? कभी सोचा उतना पैसा जो आ रहा है एक सड़क के लिए, हर बार पैसा आ रहा है, साल में 5-6 लोगों के वहां पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी वहां पानी भरा हुआ है। सोचा कभी क्यों? अगर नहीं सोचा तो खुद को शर्मिंदगी महसूस करो,
खुद को याद कराओ कि शहीद आजम भगत सिंह जब 23 साल की उम्र फांसी चढ़ रहे थे इस देश के लिए, जब करतार सिंह सराभा 17 साल की उम्र में फांसी चढ़ रहे थे इस देश के लिए, जब खुदीराम बोस 15 साल की उम्र में फांसी चढ़ रहे थे इस देश के लिए, तो यार हमारी सोच इस देश के प्रति कहां चली गई, क्षेत्र के प्रति नहीं, इस देश के प्रति कहां चली गई? क्या हम युवा नहीं, हम लड़ना नहीं जानते, हम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते, लेकिन हमने सोचना बंद कर दिया है। वो जो आज डाटा फ्री का फोन में मिलने लगा है, उस डाटे का यूज जहां में करना चाहिए था हमने नहीं किया, उस डाटे का यूज किया हमने सिर्फ और सिर्फ मूवी देखने के लिए, रील देखने के लिए। मैं लिख कर देता हूं, अगर मैं आपकी हिस्ट्री चेक करूं फोन की, तो यह तय होगा कि आपने भारत की हिस्ट्री के बारे में, आपने किसी पुरखे के बारे में एक बार गूगल पर सर्च नहीं किया पिछले 1 महीने में। लिख कर लिखवा लीजिए मुझसे, एक आदमी तो अफसर होता है। ये सर्वे है, अभी मैंने किया नहीं, अगर आप कहो तो करके भी दिखा दूंगा। अब आप सोचिए ना, जाम रहते हैं, जाम खाते हैं, वो लुट रहा है देश, हमारे पुरखों के इतिहास को खत्म किया जा रहा है, हम उनको जानना भी नहीं सोचते, पढ़ना भी नहीं सीखते। क्यों? क्या फायदा है जवानी का? बताइए क्या फायदा है जवानी का? कोई फायदा है क्या? कल ये देश गुलाम हो जाएगा, फिर क्या करोगे? आप जानते हैं देश गुलाम कैसे हुआ? ये हमारी वजह से गुलाम नहीं हुआ, हम तो पहले से मेहनत कर रहे हैं। ये नदी नाले बिल्डिंगें जो है हमारे पुरखों ने खोद खोद कर बनाई। ये देश गुलाम हुआ था क्योंकि यहाँ संघ के लोगों के द्वारा, सीधी सी बात है, यहाँ व्यापार के नाम पर लोग बुलाए गए थे। जब उनको व्यापार के नाम पर बुलाया गया, उन्होंने व्यापार कर करके इस देश की रियासतों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। रियासत तो दीपन है, देश थोड़ा ही रियासत थी, और फिर इस पूरे देश को गुलाम बनाया गया। आज लगने का आपको सही है, आज अडानी अंबानी हर चीज को खरीद ले रहे हैं। रेलवे खरीदा जा रहा है, बीएसएनएल खरीदा गया है, सब चीजों खरीदा जा रहा है। तो आपको क्या महसूस हो रहा है? सोचा कभी इस थ्योरी के विषय में कि अडानी अंबानी को इतनी तेजी के साथ सब चीजें क्यों बेची जा रही है? ये उन्हें द्वारा इस देश के युवाओं को साइकोलॉजिकल बीमार करने की थ्योरी है कि यहाँ आने वाले समय में सिर्फ रोटी को विकास समझा जाए कि अगर रोटी मिल गई तो ये महसूस हो जनता को कि हमें बहुत कुछ मिल गया, जनता आवाज उठाने लायक ही ना रहे। समझिए, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इस देश प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएंगे, प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएंगे। सोचिए कि प्राइमरी स्कूल को समझिए, थोड़ा डिफाइन करके बताता हूं। प्राइमरी स्कूल जहां के जो टीचर बाकायदा बीएड पीटीसी की डिग्री लेते हैं, बाकायदा को यह बताया जाता है कि इनको पढ़ाना कैसे है, बच्चों को सिखाना कैसे है, और फिर टेस्ट देते हैं, टेट का टेस्ट पार करके फिर जाकर के वो 2 साल के बाद कहीं को नियुक्ति मिलती है। यह है प्राइमरी स्कूल। अब प्राइवेट स्कूल बताता हूं, 12वीं पास किया हुआ व्यक्ति, बीए पास किया हुआ व्यक्ति, 12वीं पास किया हुआ व्यक्ति, बीए पास किया हुआ व्यक्ति जाकर के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने लगता है। 2 महीने बाद 3 दोनों में से कौन सी शिक्षा अच्छी है? सरकारी स्कूल वाली, प्राइमरी स्कूल वाली? जो आदमी ट्रेन हो गया है वो सिखाएगा ज्यादा अच्छा है, या फिर जो आदमी बस पढ़ करके 12वीं इंटर पास करके आ गया वो सिखाए? ट्रेनर सिखाएगा ना। अब आप सोचिए, ऐसी साइकोलॉजी बनाई गई है कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए हम चाहे भी तो हमारे घर की महिलाएं ये कहते नहीं मैं अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि सरकार जानती है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 21 कह दिया है, और इस 21 कह के तहत हर बच्चे का शिक्षित होना जरूरी है। संविधान का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 21 कह। और जब आप इस आर्टिकल के विषय में जानेंगे, समझेंगे, तो ये आर्टिकल 21 कह का सही प्रयोग हो जाए, क्योंकि इस देश की आज भी आबादी मजदूर किसानों की आबादी है, तो प्राइमरी स्कूलों की नसबंदी की जा सकती है, प्राइमरी ये प्राइवेट स्कूलों की नसबंदी की जा सकती है, सरकार जानती है। तो इसलिए वो प्राइमरी स्कूलों को धीरे धीरे बंद कराना चाहती है, और फिर उन्हीं प्राइमरी स्कूलों को वो अडानी जी को वेयर हाउस बनाने के लिए कर क्या रहे हैं। सवाल ये है, भाषण तो बहुत बोलिए, लगातार नेता है, खूब भाषण देंगे, अच्छे भाषण आपको बताएंगे, 2-4 चुटकुले मारेंगे, आपको हंसी आएगी, 2-4 तालियां बजवाएंगे, आपको हंसी आएगी, एक दूसरे नेता की बुराई करेंगे, आपको हंसी आएगी। लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूं
कि हमारी देशभक्ति कहाँ है, हम अपने देश के विषय में क्या सोच रहे हैं। क्या हम भी आरएसएस के लोगों की तरह हो जाए कि सड़क पर चलकर जय श्री राम चिल्लाए और चाटा मारते फिरे अपने बुजुर्ग के काल पर, या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते फिरे, या फिर जब कावड़ चलेंगे ठेले पर पर्ची लगा दी जाए। कल तो पर्ची लग सकती है, मेरे नाम पे लगती है, मेरे समाज के भाई है या जाट समाज के भाई है, भाई इनकी जाति का नाम लिख कर पर्ची लगा दी जाए कि भाई की ठेले पर नहीं खाना। ये तो कहती है मनुस्मृति कि जो शुद्ध है उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो कर रही है बीजेपी। हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये है। धर्म मानना हमारा आंतरिक मामला है, किस धर्म को मानेंगे ये हमारी टेंशन है, सरकार की नहीं। और ना सरकार का कोई आका शंका आका में बताएगा कि तुम ये करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, इस देश की व्यवस्था को समझो। शहीद राजा भगत सिंह क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, इसको समझो। कैसे हम इस देश को बदल सकते हैं, इसको समझो। यहाँ का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इस देश का राजा कैसे बन सकता है, इस पर ध्यान दो। तभी मैंने आपको कहा कि कई बार पाल राजवंश के विषय में पढ़ो। पाल समाज के लोगों ने या ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिस दिन पाल राजवंश पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, मैं लिख कर देता हूँ, जीवन का परिवर्तन तुम्हारा छोड़िए, तुम्हारे परिवार के जीवन का परिवर्तन तुम कर दोगे, तुम ये कहोगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, भीम आर्मी एक घर है आप लोगों का, जो गैर बराबरी के खिलाफ इस देश में बड़ा आंदोलन है, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन है, जो ब्रिजेश पाठक जैसे लोगों के ऊपर एक बड़ा आंदोलन है कि तुम अगर उप मुख्यमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, गलत करोगे तो कोई खड़ा हो ना हो, भीम आर्मी खड़ी होगी। अभी मैं फोटो देख रहा था, चंद्रशेखर भाई को पुलिस ने घेर रखा है, ये नहीं जाने देंगे, बैठा रखा है। एक क्योंकि ब्रिजेश पाठक वहां लखनऊ के जब एसी के हमने बैठा हुआ देख रहा हूँ, रावण आ गया, अब तो मामला गलत हो जाएगा, अब तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री की भी ना चले। ऐसी लीडरशिप आपके अंदर भी मैं देखना, ऐसी लीडरशिप होगी तो देश का स्थान होगा। हमारा युवक कल कह रहा हूं, किसी ने कह दिया चलो भैया खड़ेगा और चलो सड़क पर चलता है, देखते हैं कौन मुसलमान क्या कर रहा है। तो हमारा साथ का परिवार का बच्चा चला जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि उसे कितने नाजों से, कितनी मुश्किल से लिखा पढ़ा कर घर वालों ने बड़ा किया है। जो आपको लेकर जाते हैं उसकी व्यवस्था जानते हो क्या है? उनकी 10, 20, 30, 50, 100, 200 कितनी पीढ़ियां पढ़ी लिखी है, हमें अंदाजा नहीं है। और अगर मैं सिर्फ पाल समाज की बात करूं तो कितनी पीढ़ियां पढ़ी लिखी होंगी? 2 पीढ़ी, ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी पढ़ी लिखी होंगी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी पढ़ी नहीं होगी। लिख लीजिए, कई लोग दिखा देना मुझे अगर हो। अब सोचिए, जिनकी 100 पीढ़ियां पढ़ी लिखी है उनका फल किस पैमाने पर हुआ होगा, और जिनकी पीढ़ियां 2 और 3 पढ़ी है उनका क्या होगा, उनकी नस्लों का क्या होगा, आने वाली औलादों को क्या कर दो। सोचा करो इस बात, इसको सोचना शुरू करो। बुजुर्गों को तो मैं कुछ कहता नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करके जिसे लोगों ने आगे पहुंचाया। मैं तो सिर्फ युवाओं को कहूंगा कि अपने मन के अंदर आग जलाओ, गलत के खिलाफ खड़े होने की क्षमता रखो। कहीं तुम्हारे साथ गलत होगा तो ये गले में नीला पड़ना ही भीम आर्मी का प्रतीक है। जब ये पड़ा होता है तो अधिकारी छोड़िए, या मंत्री तक अपनी कुर्सी छोड़ दो, आगे तक अधिकारी की वैसे भी क्या है। तो इसलिए अपने आंदोलन को समझो। यहाँ जो साथी सदस्यता लेंगे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और एक अभी कुछ साथी कह भी रहे थे, ये पार्टी विनयरतन चंद्रशेखर कमरवाला की नहीं है ना, ये पार्टी दलितों की, ये पार्टी है बहुजन आंदोलन चलाने वाले लोगों की। ये पार्टी उसकी है कि जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। ये पार्टी ने एक आंदोलन है अपने पुरखों के अधूरे काम को पूरा करने का, और ये काम पूरा किया जाएगा। मैं याद कर रहा हूं काशीराम साहब को, पाल, कश्यप, बिन, प्रजापति, कुमार, कहा, धोबी, नाई, खड़ी, ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, इन सबकी लीडरशिप किसी ने पैदा की तो सच का नाम मानव साहब काशीराम है। ये उन सबकी लीडरशिप पैदा कर करके आज बड़ा पैमाने पर इस देश के अंदर आज बीजेपी को ढूंढते फिरते हैं। भाई यहाँ देखो, यहाँ यार कोई कुमार तो नहीं है, कोई प्रजापति तो नहीं है, कोई राणा तो नहीं है, कोई तो नहीं है, आज वो भी अधिकार देते हैं। मैं इसका श्रेय काशीराम साहब को जाता हूं। ठीक, तो इस बात को पढ़ो, आत्मसात करो। और लीडरशिप एक आदमी की नहीं चलेगी। कोई ये कहता हो कि जगदीश पाल लीडर बन गए हैं तो बात चलेगा नहीं। जगदीश पाल जैसे 100 लीडर चाहिए जो ब्रिजेश पाठक के ऊपर तमाचा मार सके, तो हमारे देश के साथ
ये करना पड़ेगा मेरे भाइयों, वरना अभी तो एक बेटी का रेट हुआ है, ना जाने कितनी बेटियों के रेट होंगे, हम अपनी आंख से खड़े खड़े देखते रहेंगे। आज लड़ाई जो है राजनीति में वक्तव्यों की चल पड़ी है, लड़ाई हिंदू मुसलमान की चल पड़ी है। आपने देखा जब आप टीवी डिबेट देखते हैं, कोई कहता है रोजगार की बात टीवी डिबेट नहीं देखा तो जाकर देखना पिछले 2 महीने 6 महीने की टीवी डिबेट निकालकर कि कोई एक शख्स ऐसा हो जो कहते हैं यहाँ की युवाओं को रोजगार चाहिए। यहाँ में धर्म को सिखाया जा रहा है, यहाँ में हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है। क्या कहीं किसी स्कूल के अंदर यह बताया जाता है कि फोन कैसे तैयार होता है, फोन कैसे बन सकता है, पेन कैसे तैयार, पेन घड़ी में कैसे बनती है, ये तो नहीं सिखाया जाता। चाइना को कहा तो जाता है कि चाइना हमारा दुश्मन है, उसी के एलिट बल्ब क्या बिकवाए जाते हैं, सरकार का जो सिर्फ है। चाइना में 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा पेन पेंसिल घड़ी बनाना जानता है, कैलकुलेटर बनाना जानता है, समझ रहे हैं? ये जो फोन हम चला रहे हैं ना, इन फोनों का 90% मैन्युफैक्चरिंग है चाइना। ये तो वो तो वहां 5 साल का, 10 साल का, 15 साल, 20 साल में बैठा हुआ बेटा भारत के टैक्स के पैसे जब इनकम कर रहा है, और यहाँ हम भारत के लोग हम यहाँ जाते ढूंढते फिर रहे, घर ढूंढते फिर रहे। ब्राह्मण कह रहा है पाल समाज के लड़के इसको न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ क्षत्रिय समाज के लोग कहेंगे भाई हमारा मुख्यमंत्री हमारे सामने कौन जिंदा रहेगा, समझ रहे हो? और हम ताल ठोक कर रहे हैं, जब बीमारी के लोग हैं दूर रहना टकराने से। ठीक, तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये भी कहता हूँ इस घर को मजबूत करो। प्रमोशन में आरक्षण ओबीसी का कैसा लाभों को ये भी पता है। लड़ाई के चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल मत पड़ो, नस्लें बर्बाद होगी, बिल्कुल ना पड़ो। हक की लड़ाई के चक्कर में पड़ो, हक चाहिए। कोई नेता ये कहे कि भाई आप में से बहुत से 1-2 व्यक्ति क्या बहुत सारे में से जो बीजेपी प्रेमी भी होंगे, मैं नहीं कहता भाई संघ के प्रेमी भी होंगे, संघ में रहेंगे बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ बैठे लोग तो होंगे भी। इतना जाओ, सन 2002 में संघ के लोगों ने नागपुर कार्यालय में तिरंगा लगाया था। कौन से सन में? 2002 में। कब? जब एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कर दिया और संघ की थूथू होने लगी, तब उसने 2002 में जाकर तिरंगा लगाया। और संघ की व्यवस्था में एक भी SC ST ओबीसी का आदमी नहीं है, सारे के सारे ब्राह्मण ब्राह्मण बैठे हो, सारे के सारे। सोचो, जहां हाई लेवल पर हमारा एक आदमी नहीं है, वो हमारे अधिकार की बात कैसे करेगा भाई? कर देगा? नहीं कर सकता। तो अपने हक के विषय में सोचो, अपने अधिकारों के विषय में सोचो, ओबीसी को क्या क्या अधिकार चाहिए इस विषय में सोचो। बाबा साहब द्वारा लिखित आर्टिकल 340 को पढ़ो, आत्मसात करो और लड़ना शुरू करो, सवाल पूछने शुरू करो सरकार से, नालायक सरकार से, तब जाकर व्यवस्था बदलेगी। वरना वो मैंने पहले कहा था, वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि रोटी खाना ही विकास है, रोटी खाना ही विकास है। नहीं, हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, और सारी सुख सुविधा हमें भी चाहिए जो यहाँ पर कुछ मनवाते लोगों के पास हमें भी चाहिए। इसका मन बढ़ाओ, व्यवस्था में बढ़ाओ। आप सबका शुक्रिया। बस एक बात मैं आपसे कहूंगा अंत में, कोई भी कारवा तब तक नहीं चल सकता। आज आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करके घर चले जाओ, बस सबको पता लग गया आपने बिहार में ज्वाइन कर दी, उससे कारवा आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। भीम आर्मी का पार्टी का कारवा आगे तब बढ़ेगा तब आप यहाँ से जाकर ज्वाइन करके जाओ और अपने साथ कम से कम 10-10 लोगों को खुद ज्वाइन कराओ। भीम आर्मी का ये करना आपने शुरू कर दिया तो आपके हक अधिकार सुनिश्चित रहेंगे। और अगर ये करना नहीं शुरू किया तो हम तो मरने के लिए बनाए भीम आर्मी के लोग, चाहे रवि पाल हो, चाहे कमल भाई हो, चाहे जनार्दन सिंह, चाहे जगदीश हो। हमारा काम तो उनके खिलाफ लड़ना, अगले वाले ने सबको सिखा कर जाना। हमारे लिए की व्यवस्था परिवर्तन हो गई ठीक, वरना हमारे बनने के बाद अगली नस्ल को इतना पक्का करके व्यवस्था एक चुनौती मेरी और दे रहा हूं, खास तौर पर ओबीसी समाज के लोगों को कि भीम आर्मी काम कर चली है, संघ में भी जो ओबीसी होने की अगले 10 साल के अंदर ओबीसी समाज ने बड़ा जत्था युवाओं का भीम आर्मी के अंडरटेकिंग काम करता दिखाई देगा। पुलिस कितना काम हम लोग करेंगे। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना, आभार। सतगुरु रविदास जी की 2 लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। जो गुरु रविदास जी क्या कर रहे हैं, आत्मसात कीजिएगा लाइन। हालांकि भारत में ये लाइन आत्मसात नहीं हो सकती, भारत की कल्चर में लाइन स्थापित नहीं हो सकती।
लेकिन इसको आत्मसात कीजिएगा, ये आपके मेरे पुरखों के द्वारा कही गई चीजें हैं। गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि जात जात में जात है जैसे कीर्तन के पात, कि जात जात में जात है जैसे कीर्तन के पात, रैकात से मानुष न दूर सके जब तक जात में जात। इसका हिंदी मतलब ये है कि यहाँ जात में जाति में जाति इतनी है जैसे केले का पेड़ होता है कि एक जाति को खेड़ोगे दूसरा पत्ता आएगा, एक पेड़ को खेड़ोगे तीसरा पत्ता आएगा, तीसरे पत्ते को खेड़ोगे चौथा पत्ता आएगा। वो पेड़ तो खत्म हो जाएगा लेकिन जातियां खत्म नहीं, इतनी जातियां हैं। तो आपको सबसे पहले ये आत्मसात करना है कि अगर आपको अच्छी राह पर चलना है, सच्चाई की राह पर चलना है, अपने पुरखों के आंदोलन की राह पर चलना है, जातियां तो है लेकिन आपको जातियों से हट कर सोचना करना पड़ेगा। यही बीमारी का काम है, यही डॉक्टर अम्बेडकर का काम है, यही ईवी रामास्वामी पेरियार का कोई अगर निचोड़ है तो वो यही है। तो इसलिए इन सब चीजों को सोचे। जातियां हैं ठीक है, लेकिन जाति से ऊपर उठकर सोचना शुरू करें। जिस दिन आपने ऐसा किया व्यवस्था बदल जाएगी, और जब हमारी व्यवस्था आएगी हम इस देश के स्वर्णों को भी जिन्होंने हमको सदी अत्याचार किया उनके साथ भी न्याय करने का काम करेंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।